हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट्स मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर, स्कोप एंड नीड्स, और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी वो आज हम कवर करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है। ऐसी ही और वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी को जानने से पहले हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान क्या है। तो साइकोलॉजी में सबसे पहले प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस वर्ड का ओरिजिन क्या है। So, the word psychology is derived from two Greek words. साइकोलॉजी वर्ड्स दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है यानी उत्पन्न हुआ है, साइकी एंड लोगस। साइकी मीन्स सोल, जिसमें साइकी का अर्थ होता है सोल, सोल यानी आत्मा, एंड लोगस मीन्स साइंस, और लोगस का अर्थ होता है साइंस यानी विज्ञान। कहीं कहीं पे आपको लोगस का मतलब टू स्टडी और नॉलेज भी दिया होगा, ठीक है। द साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ सोल, इसीलिए साइकोलॉजी को सबसे पहले जो परिभाषित किया गया वो किया गया एज द साइंस ऑफ सोल, यानी आत्मा का विज्ञान। आप इसे कह सकते हैं स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन भी इसे कह सकते हैं। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि साइकी का मतलब होता है सोल, लोगस का मतलब होता है साइंस यानी विज्ञान। तो साइकोलॉजी को सबसे पहले डिफाइन किया गया था साइंस ऑफ सोल। तो ये दो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। नाउ इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या कहती है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन है हमारे मन का और हमारे व्यवहार का। साइकोलॉजी इज अ मल्टी फेसेटेड डिसिप्लिन एंड इंक्लूड्स मैनी सब फील्ड्स ऑफ स्टडी सच एरियाज एज ह्यूमन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, सोशल बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। यानी साइकोलॉजी इज अ मल्टी फेसेटेड डिसिप्लिन। मल्टी फेसेटेड डिसिप्लिन मीन्स कि मनोविज्ञान जो है वो बहुमुखी अनुशासन है, जिसमें इंक्लूड होती हैं हमारी और भी क्षेत्र स्टडी से रिलेटेड, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, स्पोर्ट्स, हेल्थ, सोशल बिहेवियर यानी हमारा सामाजिक व्यवहार, एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस यानी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। तो साइकोलॉजी क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है हमारे मन का और हमारे व्यवहार का। चलिए इसके बाद आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में, यानी साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का क्या इतिहास रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल, यानी साइकोलॉजी को सबसे पहले साइंस ऑफ सोल कहा गया। ये पहली अवस्था है, यानी आत्मा का विज्ञान, यानी आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। The Greek philosophers like Plato and Aristotle interpreted psychology as the science of soul and studied it as a branch of philosophy. जो ग्रीक फिलोसोफर यानी यूनानी दार्शनिक थे, जैसे कि प्लेटो और एरिस्टोटल, इन्होंने मनोविज्ञान को कहा कि मनोविज्ञान क्या है, साइंस ऑफ द सोल यानी आत्मा का विज्ञान है, और इसको फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का पार्ट माना गया। बट सोल इज समथिंग मेटाफिजिकल, लेकिन जो आत्मा है वो तो कुछ आध्यात्मिक है, वो एक आध्यात्मिक है। इट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, ना तो हम इसको देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। सो वी कैन नॉट डू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन सोल, इसीलिए हम सोल यानी आत्मा पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस परिभाषा को क्या नहीं दी गई, मान्यता नहीं दी गई। इसके बाद सेकंड स्टेज यानी दूसरी अवस्था आती है, जहाँ पे साइकोलॉजी को कहा जाता है साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड, यानी जो साइकोलॉजी है वो मन का क्या है, विज्ञान है। तो अब हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड, यानी मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। तो इट वॉज द जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांट हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड। तो जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट, जिन्होंने साइकोलॉजी को कहा कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ माइंड यानी मन का विज्ञान है, ठीक है। इसके अलावा और भी फिलोसोफर थे जिन्होंने साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड का है, जिनमें नाम आता है लिबनिज, हॉब्स, लॉक, ह्यूम का, ठीक है। फिर बात करते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स 1982 में इन्होंने डिफाइन किया था साइकोलॉजी को एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। यानी जो साइकोलॉजी है वो हमारी मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं उनका विज्ञान है। बट द वर्ड माइंड इज
also quite ambiguous as there was confusion regarding the nature and functions of the mind. ठीक है, लेकिन माइंड वर्ड कहना सही नहीं था, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन थी जो माइंड के फंक्शन होते हैं, नेचर होते हैं उसके रिगार्डिंग. कैसे? माइंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग. माइंड क्या है? एक अमूर्त चीज़ है. ठीक है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है हम इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि किसी और के माइंड में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को. तो इसीलिए हम इसके ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं. नाउ द थर्ड स्टेज यानी तीसरी अवस्था आती है जहाँ पे साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है. साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो साइकोलॉजी है वो चेतना का विज्ञान है. तो चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान. तो चलिए इसमें आते हैं आपके साइकोलॉजिस्ट विलियम वुंड्स, जिन्होंने स्टडीज़ कंडक्ट करी ऑन द सब्जेक्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग इन 1879. इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मनी में 1879 में फर्स्ट लेबोरेटरी स्थापित की साइकोलॉजी की अपने स्टूडेंट टीचर के साथ, जिसमें इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस का, यानी वैज्ञानिक अध्ययन है हमारे जो चेतन अनुभव है उनका. और वहीं से जो साइकोलॉजी थी वो फिलॉसफी से हटकर एक्सपेरिमेंटल में आ गई, यानी दर्शन शास्त्र से हटकर एक्सपेरिमेंटल में आ गई. इसीलिए विलियम वुंड्स को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है. तो याद रखना, फादर ऑफ साइकोलॉजी या फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी अगर पूछा जाए तो वो है विलियम वुंड्स. इसके बाद लेकिन इसकी आलोचना हुई क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ कॉन्शियसनेस ही नहीं, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस तीनों पार्ट होते हैं. और सबसे ज़्यादा हमारे अंदर अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं, यानी ऐसे इमोशन और फीलिंग जो ज़्यादातर हम शो नहीं करते लेकिन वो हमारे अंदर होते हैं. तो सिर्फ इसी बेसिस पे साइकोलॉजी की परिभाषा देना उचित नहीं था, इसीलिए इस डेफिनेशन को मान्यता नहीं दी गई. अब आती है चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, जिसमें साइकोलॉजी को कहा गया कि साइंस ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार का विज्ञान है. तो व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान. जेबी वॉटसन जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने इलेबोरेट किया साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी जो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है. जेबी वॉटसन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म. जेबी वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म की भी कहा जाता है, यानी एक व्यवहारवादी थे, व्यवहारवाद के पिता हैं ये. अकॉर्डिंग टू वॉटसन, सिंस थॉट्स, फीलिंग्स एंड डिजायर्स कांट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी. वॉटसन के अनुसार क्योंकि जो हमारे थॉट्स होते हैं यानी हमारे विचार होते हैं, फीलिंग्स हमारी भावनाएं, डिज़ायर्स हमारी इच्छाएं, हम उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये साइकोलॉजिकल स्टडी का पार्ट नहीं होना चाहिए. वॉटसन प्रपोज दैट बिहेवियर्स कैन बी स्टडीड इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जर्वेबल मैनर विद नो कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल मेंटल स्टेट्स. वॉटसन ने कहा जो बिहेवियर यानी हमारे व्यवहार होते हैं हम इनको स्टडी कर सकते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, बिना किसी इंटरनल मेंटल स्टेट्स यानी जो हमारी आंतरिक मानसिक स्थितियां हैं उनकी कंसिडरेशन के. तो उन्होंने कहा जितने भी ऑल बिहेवियर, जितने भी व्यवहार होता है एनिमल्स का, ह्यूमंस का, आर लर्न, वो सीखे जाते हैं. और इन्वायरमेंट क्या करता है? उस बिहेवियर को शेप करता है, यानी हमारा वातावरण हमारे व्यवहार को शेप करता है, ठीक है, आकार देता है. Psychology is an objective science because it studies the what, why and how, the three aspects related to behavior. Psychology जो है वो objective science यानी वस्तुपरक विज्ञान है, क्योंकि ये स्टडी करता है हमारे बिहेवियर के, हमारे व्यवहार के तीनों पक्षों को, what, why and how, क्या, क्यों और कैसे को. ठीक है, तो साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है. इसमें जो महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट है जेबी वॉटसन, इनका नाम लिया जाता है, जिन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, जिन्होंने ये कहा कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है. बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में, बिना किसी आंतरिक मानसिक स्थिति को जाने. अब यहाँ पे एक आपको इम्पॉर्टेंट नाम और याद रखना है, वुडवर्थ का. वुडवर्थ ने क्या किया था? एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, जब ये साइकोलॉजी का जो इतिहास रहा है इसमें जो चेंजेस आए हैं कि पहले इसको साइंस ऑफ सोल कहा गया, फिर साइंस ऑफ माइंड, देन कॉन्शियसनेस, देन बिहेवियर. इसी के पर्सपेक्टिव में वुडवर्थ ने क्या दी? एक स्टेटमेंट दी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है, आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये किसकी स्टेटमेंट है. तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से, फर्स्ट psychology lost its soul, then its mind, and then it lost its consciousness. It still has behavior of sort. सबसे पहले
साइकोलॉजी ने अपना आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, अब फिर अपनी चेतना को खोया, और अभी इसमें थोड़ा क्या बचा है, व्यवहार बचा है। ये किसकी स्टेटमेंट है, वुडवर्थ की स्टेटमेंट है, जो उन्होंने किसके पर्सपेक्टिव में दी थी, जो चेंजेस आए हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में। तो इस तरीके से जो चेंजेस हमारे साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में आए हैं, क्रोनोलॉजिकली हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले साइंस ऑफ सोल टिल 15th सेंचुरी तक, इसको हम साइंस ऑफ सोल कहते हैं। फिर साइकोलॉजी को हमने डिफाइन किया एज अ साइंस ऑफ माइंड 16th एंड 17th सेंचुरी। फिर आता है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस 18th और 19th सेंचुरी तक। फिर देन लास्ट साइंस ऑफ बिहेवियर फ्रॉम 20th सेंचुरी टिल डेट। तो ये थी साइकोलॉजी की हिस्ट्री, जिसमें हमने चारों स्टेजेस को पढ़ा। इसमें ये वुडवर्थ की जो स्टेटमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और इसमें जितने भी हमने फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट के नेम लिए हैं उनको भी आपको याद रखना है। तो चलिए, ये थी आपकी साइकोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन। क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें साइकोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था कि इसका मीनिंग क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, एजुकेशनल साइकोलॉजी। Educational psychology is the application of psychological principles, findings, techniques, and other sources of psychology in the field of education for finding the solution of educational problems like teaching, learning, and classroom management. यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, एक एप्लीकेशन है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की, खोज की, तकनीक की और भी स्रोतों की साइकोलॉजी को, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि हम क्या कर सकें, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स यानी जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकें। जैसे टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड समस्याएं, क्लासरूम मैनेजमेंट से समस्याएं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग और क्लासरूम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स लगाते हैं ताकि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी बेहतर बना सकें। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, तो आपको याद रखना है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन आगे भी हम इनके और थ्योरीज पढ़ेंगे। अब आती हैं आपकी डेफिनेशन यानी परिभाषाएं। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या क्या परिभाषाएं हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली परिभाषा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है, स्किनर ने दी है। बहुत बार ये पूछा जाता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट डेफिनेशन आती है और पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जो किसके साथ डील करती है, टीचिंग और लर्निंग के साथ, शिक्षण और अधिगम के साथ क्या करती है, डील करती है, उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। ये परिभाषा दी थी आपके स्किनर ने। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये पेपर में आपसे बार बार पूछी जाती है। दूसरी आती है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है किसका, एजुकेशनल ग्रोथ का और बच्चे के विकास यानी डेवलपमेंट का। नेक्स्ट, educational psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through old age। ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करती है हमारे अधिगम के अनुभवों को, किसी भी इंडिविजुअल के, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस यानी अधिगम के जो उसके अनुभव है, जो भी उसने सीखा है, फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज, बर्थ से ओल्ड एज तक। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस विच एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन इंडिविजुअल्स एज दे पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी शैक्षिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो एक्सप्लेन करता है जितने भी चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं इंडिविजुअल में, जब वो क्या करता है, अलग अलग अवस्थाओं से, विकास की अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। ये परिभाषा जुड ने दी थी। नेक्स्ट है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये कहा था पील ने। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है, जिसमें से स्किनर की सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको और भी डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं, एक बार आप इनके थ्रू ज़रूर जाइएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान की जो
प्रवृत्ति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? अप्लाइड साइंस है, यानी आदर्श विज्ञान है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी हम क्या करते हैं? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का हम प्रयोग करते हैं किस क्षेत्र में? एजुकेशन के क्षेत्र में। दिस इज द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी। ये क्या करता है? साइकोलॉजी के जो सिद्धांत है, टेक्निक्स है, उनका इस्तेमाल करता है किस लिए? टू स्टडी द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार को, उनके एक्सपीरियंस यानी अनुभवों को जानने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचिंग में हमने जैसे इस्तेमाल किया, जैसे हमने पढ़ा लॉ ऑफ प्रैक्टिस की। अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो हम उस चीज़ को सीख जाते हैं, प्रैक्टिस कर करके हम उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो ऐसे ही आप स्टूडेंट्स को क्या करा रहे हो? किसी पर्टिकुलर टॉपिक की अगर प्रैक्टिस करवा रहे हो तो वो सीखेंगे प्रैक्टिस से। तो यानी आपने यहाँ पे साइकोलॉजी का प्रिंसिपल क्या किया? अप्लाई किया। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एक अप्लाइड साइंस। दूसरा है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, तो अ पॉजिटिव साइंस डील्स विद फैक्ट्स एज दे आर और एज दे ऑपरेट। पॉजिटिव साइंस क्या करती है? डील करती है फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ। ये नॉर्मेटिव नहीं है नेचर में। ठीक है, ये फैक्ट्स के साथ डील करती है, यानी जो चीज़ जैसी है उसको जो चीज़ जैसी है, जैसी ऑपरेट होती है, उसको वैसे ही डील करती है उसके साथ। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज़ द चाइल्ड बिहेवियर एज इट इज़। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो बच्चे का व्यवहार जैसा है उसी तरीके से स्टडी करती है, ना कि जैसा उसे होना चाहिए। तो इसीलिए एक सकारात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट आते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। यानी जो हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान है वो एक क्या है? सामाजिक विज्ञान भी है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है? और सोशल साइंस की तरह ह्यूमन बींग्स का रिलेशन स्टडी करती है एजुकेशन के साथ। ह्यूमन बींग्स को स्टडी करती है और उनकी सोशियबिलिटी यानी समाज में उनका व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से बात कर रहा है बच्चा, किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, ये सब स्टडी करती है। इसीलिए शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? एक सामाजिक विज्ञान भी है। फोर्थ इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज बिहेवियरल साइंस। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान है वो एक व्यवहारवादी क्या है? विज्ञान है, बिहेवियरल साइंस है। क्योंकि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मानव के व्यवहार की क्या कर रहे हैं? वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं एक एजुकेशनल सेटिंग में। ठीक है, एक एजुकेशनल सेटिंग है आपकी जिसमें आप बच्चे का क्या कर रहे हो? बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो, साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या हो गई? बिहेवियरल साइंस हो गई। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक प्रैक्टिकल साइंस भी है। ठीक है, तो आपका नेचर में आपका आ जाता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अप्लाइड साइंस, पॉजिटिव साइंस, सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस, प्रैक्टिकल साइंस। तो ये आपका नेचर हो गया एजुकेशनल साइकोलॉजी का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बहुत स्कोप है, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्यूपिल की, लर्नर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जानना, बिहेवियर को स्टडी करना। और हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं गाइडिंग और काउंसलिंग में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें जो 5 मेजर एरियाज़ हम कवर करते हैं अंडर स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें कि सबसे पहला है आपका लर्नर और प्यूपिल। ठीक है, फिर आते हैं आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी आपके अधिगम के अनुभव, लर्निंग प्रोसेसेस अधिगम प्रक्रियाएं, टीचर जो एक शिक्षक है उसका क्या रोल है। ठीक है, या फिर क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या स्कोप है, एज अ टीचर आप कैसे यूज़ करोगे उसको, लर्निंग सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट, और आपकी जो लर्निंग सिचुएशन यानी अधिगम परिस्थितियाँ हैं और स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लर्नर और प्यूपिल के बारे में, क्योंकि जो टोटल सब्जेक्ट मैटर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? लर्नर के अराउंड रिवॉल्व करता है, प्यूपिल के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये डील करता है लर्नर से और साथ ही टेक्निक से, ताकि हम उसको अच्छे से जान पाएँ, उसके बिहेवियर को अच्छे से स्टडी कर पाएँ और जो भी मॉडिफिकेशन हमें उसके बिहेवियर में लाना है वो हम कर सकें उसको अच्छे से जान करके। फिर नेक्स्ट आता है आपका लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी अधिगम अनुभव, अधिगम के अनुभव। तो ये एरिया जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसी टेक्निक्स को सजेस्ट करना ताकि हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को यानी जो अधिगम के अनुभव है उनको एक्वायर कर सके।
तो ये हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि किस तरीके के लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमें डिज़ायरेबल होते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर की जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की, विकास की, उसमें हमें कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिज़ायरेबल होते हैं उसको डिसाइड करने में हेल्प करता है। फिर थर्ड आता है आपका लर्निंग प्रोसेसेस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी डील करती है नेचर ऑफ लर्निंग, यानी नेचर ऑफ लर्निंग के साथ कि कैसे इसको हाउ इट टेक प्लेस और कैसे इसमें हम टॉपिक जैसे कि लॉज और प्रिंसिपल और थ्योरीज़ का यूज़ कर सकें ताकि हम बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग प्रोसेस, इन सब की ट्रेनिंग उसको दे सके और टीचिंग और लर्निंग को और ज़्यादा क्या कर सके, इफ़ेक्टिव बना सकें। नेक्स्ट आता है आपका लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट। अंडर दिस टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यहाँ पे जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो इन्वायरमेंटल यानी वातावरण के जो फैक्टर्स हैं उन पे फोकस करती है, लर्निंग सिचुएशन पे फोकस करती है जो एक लर्नर और टीचर के बीच में आते हैं, वो किस तरीके के होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पे हम कौन सी प्रिंसिपल और फाइंडिंग्स यूज़ करेंगे इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को कौन सी प्रिंसिपल और फाइंडिंग्स यूज़ करेंगे इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को। नेक्स्ट इज टीचर। तो इट डिस्कसेस द कॉन्फ्लिक्ट्स, मोटिवेशन, एंजाइटी, एडजस्टमेंट लेवल ऑफ एस्पिरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमने पढ़ा लर्नर और प्यूपिल, फिर हमने पढ़ा लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट एंड टीचर्स। तो सो दीज आर द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे आते हैं, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या नीड है और क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए क्या नीड और इम्पॉर्टेंस है। अभी तक आप जितना भी हमने स्कोप में पढ़ा, इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं कि क्या इसका मीनिंग है, हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं एजुकेशनल फील्ड में, उससे आपको पता चल गया होगा। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम इसको स्टडी करते हैं। इट इज़ द साइकोलॉजी विच हेल्प्स द एजुकेटर इन रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी है जो एजुकेटर को, यानी जो शिक्षक है जो पढ़ा रहा है, उसको ये रियलाइज़ कराने में हेल्प कराती है कि क्या एजुकेशनल एम्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। यानी अगर हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, हम क्या उससे क्या करना चाहते हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफर्स न्यू व्यू पॉइंट्स इन द करिकुलम बाय एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, गेम्स, ट्रिप्स, ड्रामाज एट्सेट्रा इन द स्कूल। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें एक नया व्यू पॉइंट भी देती है करिकुलम में, करिकुलम को बनाने के लिए, जिसमें हम जोर देते हैं कि हम करिकुलम में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी डालें, जैसे कि स्पोर्ट्स, गेम्स, ट्रिप्स, ड्रामा, जिससे कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इन प्लानिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें क्या करती है, टेक्स्ट बुक को प्लान करने में भी हेल्प करती है कि किस क्लास में अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ चाइल्ड कैसी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक जैसे छोटे लेवल पे, प्राइम लेवल, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, वेल इलस्ट्रेटेड होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है चाइल्ड के मेंटल लेवल पे। तो टेक्स्ट बुक को प्लान करने में हेल्प करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। लास्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फेटिकली स्टेट्स दैट स्टूडेंट्स एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, पोटेंशियलिटीज एट्सेट्रा शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल टीचिंग देम। एजुकेशनल साइकोलॉजी इस चीज़ पे भी जोर देती है कि हमें स्टूडेंट का एटीट्यूड, इंटरेस्ट, उसकी पोटेंशियलिटीज़ यानी कैपेबिलिटीज़ है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए उनको पढ़ाते समय। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस और नीड्स हो गई एजुकेशनल साइकोलॉजी की, जो कि हम एजुकेशनल फील्ड में यूज़ करते हैं ताकि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी इफ़ेक्टिव बना सकें। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने साइकोलॉजी के बारे में पहले पढ़ा, फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि क्या क्या डेफिनेशन साइकोलॉजी को दी गई। उसके बाद हमने पढ़ा एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसकी क्या ज़रूरत है एजुकेशनल फील्ड में, इसकी स्कोप क्या है, इसके नेचर्स क्या हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द एजुकेशनल साइकोलॉजी। बाकी ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे आगे, जो कि आपके टीचिंग एग्जाम जैसे कि सीटेट, एस्टेट से रिलेटेड होंगी। यहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा विद PDFs एंड नोट्स।